Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams, and I Pragya Pandey welcome you all to our very special series on daily news review। आगे बढ़ने के पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, चूंकि हमारे पास एंड नंबर ऑफ इंक्वायरीज आ रही थी, रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स बहुत ज़्यादा फिल हो रही थी, एंड एज रिक्वेस्टेड बाय दी स्टूडेंट्स हमारे द्वारा जो आने वाली स्कॉलरशिप टेस्ट की डेट है उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। पहले ये एग्ज़ाम 7 जनवरी को होना था, लेकिन अब ये एग्ज़ाम होगा 20 जनवरी को सुबह 11 बजे से। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पर ये एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर विच इज़ दी 8319618002 पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए, ये एग्ज़ाम होना किस किस के लिए, देखिए सारे बच्चे जो कि अंडर ग्रेड में अभी हैं, आप अपने फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं और आप यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, ये एग्ज़ाम उनके लिए भी है। साथ ही एमपीपीएससी 2024 के फाउंडेशन बैच के लिए, प्री कम मेंस के लिए भी ये एग्ज़ाम यहाँ पर होना है। व्हाट ऑल यू हैव टू डू, आप या तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके रजिस्टर कर सकते हैं, या साथ ही आपको इस वीडियो के एंड के में एक डॉक्यूमेंट का लिंक मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, आप उस पर भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चलिए, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स सी व्हाट इज इन द न्यूज़। सबसे पहले न्यूज़ की आज हम बात करते हैं, तो बात की जा रही है आधार लिंक्ड पे मैंडेट मैंडेटरी फॉर मनरेगा वर्कर्स। देखिए, न्यू ईयर की शुरुआत के साथ ही इम्प्लीमेंटेशन कर दिया गया है आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम का, जिसे हम ABPS सिस्टम के नाम से यहाँ पर जानते हैं, ताकि सारे व्यक्ति जो कि यहाँ पर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनके लिए जितने बेनिफिट्स हैं, जो वेजेस हैं, उसको अब केवल और केवल ABPS के जरिए यहाँ पर दिया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक डेडलाइन यहाँ पर सेट की गई थी कि भाई 31 दिसंबर 2023 तक की डेडलाइन यहाँ पर ली जाएगी। हालांकि इसको एक्सटेंड कर दिया गया था बाद में 30 जनवरी के बाद 31 दिसंबर तक, विच इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट, ताकि डायरेक्टली ये जो एक पुश है ABPS का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर है वो आपका फाइनेंशियल एड्रेस भी होता है, वो आपकी, अगर मैं बोलूँ एक ऑल ओवर पूरी डिटेल की, अगर आपके पास कोई एक कार्ड है विच इज़ दी आधार कार्ड, और इसी के कारण आप देखिए इसको यहाँ पर मैंडेटरी कर दिया गया है, क्योंकि चाहे आप EKYC रजिस्ट्रेशन की बात कर लीजिए, बैंक रजिस्ट्रेशन की बात कर लीजिए, एवरी सिंगल प्लेस अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नाउ द क्वेश्चंस कम कि आखिर आधार नंबर क्या होता है। जो एग्जामिनेशन में यूजुअली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितने डिजिट का होता है, तो याद रखेंगे आप 12 नंबर का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जो कि आपकी डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक दोनों प्रकार की इंफॉर्मेशन को यहाँ पर स्टोर करके रखता है विद योर फोटोग्राफ, जिसको यहाँ पर यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम UIDAI के नाम से जानते हैं, इनके द्वारा यहाँ पर जनरेट किया जाता है। एक तरीके का प्रूफ होता है जो कि आप भारत में कहीं पर आपकी वैलिड आइडेंटिटी के रूप में मान्य किया जाएगा। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि ABPS यहाँ पर क्या होता है। तो देखिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएशन यहाँ पर लिया था, एक एफर्ट यहाँ पर लिया था, ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन हमारे देश में किया जा सके। 2 वर्किंग ग्रुप यहाँ पर फॉर्म किए गए थे, एक बनाए गए थे माइक्रो ATMs, ठीक है, और साथ ही दूसरा एक सेंट्रल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी बनाया गया था फॉर आधार बेस्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन ट्रांसमिशन। और इसी में से हम देखेंगे एक आउटकम निकल कर आया था, जिस विच इज़ द आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, जिसे हम AEPS या फिर ABPS के नाम से जानते हैं। ABPS की बात करें तो एक यूनिक, अपने आप में एक बहुत ही यूनिक पेमेंट सिस्टम हो जाता है, जिसे नेशनल पेमेंट कोऑपरेशन ऑफ इंडिया विच इज़ दी NPCI इनके द्वारा यहाँ पर लागू किया गया है। ये यहाँ पर आधार नंबर का यूज़ करते हैं एज अ सेंट्रल की, ताकि एक इलेक्ट्रॉनिकली चैनलाइजेशन किया जा सके गवर्नमेंट की जितनी भी सब्सिडीज़ हैं, जितने भी बेनिफिट्स हैं, जो आपके आधार इनेबल्ड बैंक अकाउंट्स हैं, उनमें डायरेक्टली यहाँ पर बेनिफिशियरीज को पहुँचाया जा सके। ABP सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के द्वारा, एजेंसीज के द्वारा यूज़ किया जाता है, सो दैट जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हैं, DBTs जो हैं, उनका एक स्मूथ ट्रांजैक्शन किया जा सके। ये बैंक लेड मॉडल पर यहाँ पर काम कर सकते हैं, ऑनलाइन इंटर ऑपरेबल फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरह यहाँ पर काम करते हैं। दैट मीन्स एक पॉइंट ऑफ सेल या POS मशीन की तरह यहाँ पर आपको माइक्रो ATM के रूप में ये काम करते हुए नजर आएंगे। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात की जा रही है अरविंद पनगरिया जी की, जो कि बन चुके हैं हमारे 16वें फाइनेंस कमीशन चीफ।
सो देखिए फाइनली गवर्नमेंट ने यहाँ पर अपॉइंट कर दिया है हमारे पूर्व नीति आयोग के वाइस चेयरमैन और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मिस्टर अरविंद पनगरिया को एज द चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंशियल कमीशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सारी चीज़ें पढ़ने के लिए, क्योंकि एक क्रिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ताकि टैक्स को रिकमेंड किया जा सके। एक रेवेन्यू शेयरिंग का जो फॉर्मूला होता है सेंटर और स्टेट के बीच में अगले 5 सालों के लिए, दैट मीन्स हम 2026 तक के पीरियड की बात कर रहे हैं, वो क्या होगा, किस तरीके से काम करेगा, ये सारी चीज़ें डिसाइड की जाती हैं बाय द फाइनेंशियल कमीशन। दैट इज़ वाई दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अपॉइंटमेंट की बात करें तो चूंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कमीशन की, ठीक है, सो यहाँ पर कमिश्नर की हम चीफ की बात करते हैं तो इन्हें अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इसी कॉन्टेक्स्ट में इन्हें अपॉइंट किया गया है बाय द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। चलिए आगे बढ़ने के पहले हम डिटेल में समझेंगे फाइनेंस कमीशन के बारे में, लेकिन आपको थोड़ा 15वें फाइनेंस कमीशन के बारे में भी पता होना चाहिए। हम 15वें फाइनेंस कमीशन की बात करें तो इसको यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 2017 में। अगर हम बात करें कि इसको चेयर किसने किया था तो आप याद रखेंगे NK सिंह वॉज द चेयरपर्सन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन। टर्म्स की बात करें तो यहाँ पर अब इसके बाद फाइनली टर्म पीरियड यहाँ पर खत्म हो रहा है 15th फाइनेंस कमीशन का, और फाइनली हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा 16th फाइनेंस कमीशन। बात करते हैं अगर हम फाइनेंस कमीशन के बारे में कि ये क्या है, किस तरीके से यहाँ पर काम करते हैं, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्टिकल 280 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि इस्टेब्लिश करता है फाइनेंस कमीशन को, जो कि क्वासी जुडिशियल बॉडी के रूप में काम करता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं चाहे रिकमेंडेशन की बात हो या डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, सारे टैक्स रेवेन्यूज बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। चलिए बात करें कि इसको फॉर्म किसके द्वारा किया जाता है, तो देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसका फॉर्मेशन यहाँ पर किया जाता है। साथ ही अगर हम बात करें कॉम्पोजिशन की तो फाइनेंस कमीशन के अंदर आपको एक चेयरमैन और 4 मेंबर यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। ओके, मेंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो ये यहाँ पर प्रेसिडेंट जब तक चाहेंगे तब तक आप देखेंगे इनका अपॉइंटमेंट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की तो देखिए पब्लिक अफेयर्स में मास्टर्स होना ज़रूरी है चेयरमैन के लिए। वहीं 4 दूसरे मेंबर्स की बात करें जिनको अलग अलग क्वालिफिकेशन बेसिस पर चुना जाता है, इसमें से एक आपको देखने मिल जाएंगे जज ऑफ द हाई कोर्ट और एन इंडिविजुअल हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज वन। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरे जो व्यक्ति होंगे वो स्पेशलाइज नॉलेज रखते होंगे गवर्नमेंट के फाइनेंस एंड अकाउंटिंग सेक्टर्स को लेकर। तीसरे व्यक्ति की बात करें तो एक एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस रहा होगा फाइनेंशियल मैटर और एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर। और चौथे व्यक्ति की बात करें तो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में स्पेशल नॉलेज रखने वाले ऐसे 4 व्यक्तियों को यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फाइनेंस कमीशन की बात करें तो क्वासी जुडिशियल कैपेसिटी के रूप में काम करता है। दैट मीन्स इसके पास दोनों जुडिशियल एज वेल एज एग्जीक्यूटिव एलिमेंट्स इनके पास देखने के लिए मिलेंगे। फंक्शन की बात करें तो सबसे मुख्य फंक्शन जो होता है फाइनेंस कमीशन का ये रिकमेंड करना कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है टैक्स रेवेन्यू का सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में ये किस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। साथ ही यह एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं ग्रांट इन एड सजेस्ट करने में स्टेट्स को लेकर। साथ ही जितनी भी फिजिकल डिस्पैरिटीज होती हैं या किस तरीके का एक रीजनल बैलेंस क्रिएट करना है डेवलपमेंट को लेकर, उसको भी सलाह देने का काम हमारे फाइनेंस कमीशन के द्वारा किया जाता है। साथ ही ये जो कमीशन है दे असेस द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बोथ, चाहे हम सेंट्रल की बात कर ले या स्टेट गवर्नमेंट की बात कर ले। साथ ही जितने भी इंपॉर्टेंट फिजिकल डिसिप्लिन को लेकर इंप्रूवमेंट करने के लिए जो रिकमेंडेशन होते हैं वो भी इनके द्वारा दिए जाते हैं। जितने भी एफिशिएंटली हम रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करते हैं वो उनका सजेशन भी यहाँ पर फाइनेंस कमीशन के द्वारा दिया जाता है। रिकमेंडेशन की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर इनके द्वारा जो रिकमेंडेशन दिए जाते हैं दे आर एडवाइजरी इन नेचर और कोई कंपलसरी नहीं होता है, कोई बाइंडिंग कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है हमारी गवर्नमेंट के ऊपर कि वो यहाँ पर फाइनेंस कमीशन के द्वारा दिए गए सजेशंस को आगे बढ़ाएं। ओके, चलिए यहाँ पर आप याद रखेंगे यहाँ पर जो रिकमेंडेशन दिए जाते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज का, ये वर्टिकल डिवोल्यूशन होता है और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर दिया जाता है। दैट मीन्स अगर हम वर्टिकल डिवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, जो शेयर है स्टेट का
इट इज़ इन द डिविजिबल पूल ऑफ द सेंट्रल टैक्सेस। वहीं अगर हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, सो जो अलोकेशन है रिसोर्सेज का स्टेट्स के बीच में, वो यहाँ पर इस फॉर्मूला पे बेस्ड करता है, जो कि कहीं ना कहीं फिजिकल नीड्स क्या है, कैपेसिटी क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, उसके आधार पर यहाँ पर विभाजन किया जाता है, विच इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। आप याद रखेंगे ये सारी चीज़ें। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर ओटीटी को लेकर, विच इज़ दी हम बात करें कि ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल 2023 यहाँ पर इस उद्देश्य से रखा था कि एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क किया जा सके संपूर्ण जो ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर है इंडिया में उसको लेकर। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने रिलीज कर दिया एक ड्राफ्ट फॉर द पब्लिक कंसल्टेशन ऑन नवंबर 10। बात करें अगर हम इस बिल की, इसके क्या की हाइलाइट्स थे, तो देखिए यहाँ पर जो रेगुलेशन है वो कन्वेंशनल टेलीविजन को अकेला छोड़कर पूरे के पूरे, अब चाहे आप ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात कर लीजिए, डिजिटल कंटेंट की बात कर लीजिए, न्यूज़ प्रोग्राम्स की बात कर लीजिए, सभी को यहाँ पर आईटी एक्ट 2000 के अंदर ला दिया गया है इस पर्टिकुलर चेंजेस में। साथ ही यहाँ पर गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्टिव यहाँ पर रखा है एक यूनिफाइड लीगल फ्रेमवर्क बनाना, ताकि सभी के लिए अलग अलग रेगुलेटरी सिस्टम के थ्रू हमें ना फंसना पड़े और एक ही अम्ब्रेला स्कीम के अंदर सभी को यहाँ पर सबका निर्धारण किया जा सके। इस प्रपोज्ड लेजिस्लेशन की अगर हम बात करें तो ये जो हमारा केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट है उसको यहाँ पर चेंज करना है, जो कि देखिए समय बदल चुका है, 3 दशक यहाँ पर बीत चुके हैं, इतना पुराना ये एक्ट हमारे पास था और नए चेंजेस लाना इसका यहाँ पर मुख्य उद्देश्य था। एक 3 टायर रेगुलेटरी मैकेनिज्म बनाने की बात यहाँ पर की जा रही है, ताकि जो ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर है उसमें जितनी इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, जो चेक एंड बैलेंस रखने की आवश्यकता है, उन्हें किया जा सके। साथ ही यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और एक कंप्लायंसेस क्रिएट करने की बात की जा रही है, ताकि जितने भी सेक्टर्स हैं उनको अलग अलग अथॉरिटीज में ना फंसने की जगह केवल एक ही जगह से फाइनेंशियल डिसीजन यहां पर लिया जा सके। चलिए आगे बात करें अगर हम कि क्या की प्रोविजन यहाँ पर रखे गए हैं, क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं, अगर हम उनके बारे में बात करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन एंड रिक्वायरमेंट्स को लेकर। देखिए रजिस्ट्रेशन एंड रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो कोई भी व्यक्ति या ब्रॉडकास्टिंग कंपनी यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड कर सकती है, ऑपरेट कर सकती है नेटवर्क को विदाउट फॉर्मल रजिस्ट्रेशन और इंटेंडेड टू दी गवर्नमेंट। एक्सेप्शन यहाँ पर किया गया है जैसे प्रसार भारती या पार्लियामेंट चैनल्स को लेकर। दूसरा अगर हम बात करें केबल और सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क के जो ऑपरेटर हैं उनको रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है अंडर द सिमिलर प्रोविजन इन द केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1995। अब अगर हम बात करें तो ब्रॉडकास्टर्स को यहाँ पर एक अप्रूवल लेना आवश्यक होगा फ्रॉम दी लेजिस्लेटिंग अथॉरिटीज फॉर ट्रांसमिटिंग प्रोग्राम्स। सब्सक्राइबर डेटा मेंटेनेंस करना यहाँ पर कंपलसरी कर दिया गया है। साथ ही एक टेरेस्ट्रियल या रेडियो ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क के लिए भी सिमिलर जो कॉन्सेप्ट है उसको लेकर आया गया है। दैट मीन्स अगर हम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की बात करें तो उसको भी इससे दूर नहीं रखा गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सपांशन टू इंटरनेट बेस्ड ब्रॉडकास्टिंग में, तो देखिए ब्रॉडकास्टिंग रूल को यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया गया है उन सारे इंटरनेट बेस्ड नेटवर्क्स के लिए, इंक्लूडिंग अगर हम बात करें इंटरनेट प्रोटोकॉल, टेलीविजन या ओटीटी ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज की बात करें, इन सारी जगहों को, चाहे आप सब्सक्राइबर की बात करें, व्यूअर्स की बात करें, इन सभी को इसी पैराफेरी के अंदर रखा गया है। एक्सक्लूजन की बात करें कि एक्सक्लूजन क्या है ओटीटी ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज का फ्रॉम सोशल मीडिया। सो देखिए ओटीटी ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज अंडर द एक्ट डू नॉट इंक्लूड social media intermediaries or their users as defined in the Information Technology Act 2000। चलिए दूसरे सेक्शंस की यहाँ पर बात करें तो एक ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर यहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि किसी भी तरीके की कंप्लेंट होती है रिलेटेड टू द एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस उन सभी को यहाँ पर सॉल्व करने का काम करेंगे। आगे अगर हम बात करें सो यहाँ पर ब्रॉडकास्ट एडवाइजरी काउंसिल यहाँ पर बनाने की बात की जा रही है, इंस्पेक्शन और सीजर की बात की जा रही है। दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यहाँ पर ऑथराइज होगा कि वो एक ऑफिसर अपॉइंट करेंगी जिसके पास राइट टू इंस्पेक्ट ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क एंड सर्विसेज होगा, लाइक जो
ऑपरेटर्स हैं उनको नेसेसरी इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करना होंगे, सर्विसेज फैसिलिटीज़ बतानी होंगी, और अगर किसी भी तरह की डिस्क्रिपेंसीज पाई जाती है तो यहाँ पर सीज करने की या यहाँ पर बंद करने की बात भी की जा सकती है। सीज्ड इक्विपमेंट यहाँ पर लायबल होंगे फॉर द कॉन्फिस्केशन अनलेस compliance with rule or guidelines is demonstrated within 30 days. सो वहीं अगर हम बात करें बहुत सारी पेनल्टीज़ की भी बात करी है, मॉनेटरी पेनल्टी, और साथ ही अगर हम बात करेंगे पहले इम्प्रिजनमेंट की भी यहाँ पर बात की जा रही है। बट अगेन इट्स अ बिल एंड आई हैव टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स, जब तक यहाँ पर एक्ट बनकर ये पारित नहीं हो जाता है तब तक हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, बिकॉज अगेन वी हैव टू डिस्कस अबाउट इट मल्टीपल टाइम्स। तो बहुत ज़्यादा कुछ आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, थोड़े से पॉइंट्स याद रखिएगा, बाकी हम यहाँ पर इसको अपडेट करते रहेंगे जैसे ही कुछ भी फर्दर नोटिस हमारे पास आएगा। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। एक्सपोसैट इन ऑर्बिट टू स्टडी ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन्स, स्टार। हम बात कर रहे हैं जनवरी 1, 2024 इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने मार्क करी है अपनी बिगनिंग ऑफ द न्यू ईयर विद द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ द PSLV C58 एक्स-रे पॉलीमीटर सैटेलाइट, जिसका नाम है एक्सपोसैट। हमने इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। आई होप आप सभी को एक्सपोसैट के बारे में सारी जानकारी याद होगी। ये मिशन यहाँ पर 60th पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV के थ्रू लिया गया है फ्रॉम दी सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्री हरिकोटा। एक्सपोसैट यहाँ पर एक लो इंक्लिनेशन ऑर्बिट में यहाँ पर रिलीज किया गया है, जो कि लगभग 22 मिनट के बाद यहाँ पर लिफ्ट ऑफ करेगा। एक्सपोसैट की बात करें तो इसरो के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया है। एक डेडिकेटेड मिशन है जो कि सैटेलाइट फॉर कंडक्टिंग रिसर्च ऑन स्पेस बेस्ड पोलराइजेशन मेजरमेंट ऑफ एक्सरे एमिशन फ्रॉम सेलेस्टियल रिसोर्सेज के बारे में बात करेगा। देखिए, इससे रिलेटेड हमने एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल भी यहाँ पर अपलोड किया हुआ था हमारी वेबसाइट पर, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ गो थ्रू इट। बहुत ही अच्छा आर्टिकल वो है, क्योंकि हम इसको बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके थे, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाली हूँ। बात करें अगर हम इस सैटेलाइट की, तो इसके अंदर 2 पेलोड्स को शामिल किया गया है। वन इज द पॉलिक्स विच इज़ द पॉलीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरे, जिसको डेवलप किया गया है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, और दूसरा हमें देखने मिलेगा XSPECT विच इज़ द एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग बाय द स्पेस एस्ट्रोनॉमी ग्रुप ऑफ URSC बेंगलुरु। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये इंडिया के लिए, बिकॉज द सक्सेसफुल मिशन एलिवेट्स इंडियाज स्टेटस एज ओनली द सेकेंड नेशन इन द वर्ल्ड टू डिप्लॉय एन ऑब्जर्वेटरी फॉर स्टडिंग एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेज सच एज ब्लैक होल्स एंड द न्यूट्रॉन्स स्टार। ओके, सो इंडिया यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। एक्सपोसैट, जैसा मैंने आपको बताया, इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। जिन भी बच्चों को पॉलराइजेशन का मतलब नहीं पता है, तो देखिए, पॉलराइजेशन लाइट एक फिनोमिना है जो कि डिस्क्राइब करता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कंप्राइजिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। This property basically of light plays a very crucial role in a different scientific and technological application. For example, यहाँ पर अलग अलग चीज़ें देखी जाती हैं कि डिग्री ऑफ पोलराइजेशन कितनी है, डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन कितना है। फॉर एग्जाम्पल, आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि जैसे सनग्लासेस, पोलराइज सनग्लासेस रिड्यूस कर सकते हैं ग्लेयर फ्रॉम द रिफ्लेक्टिव सरफेस बाय ब्लॉकिंग द हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड लाइट। LCD स्क्रीन्स की बात करें तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यूजेस पोलराइजेशन टू कंट्रोल द पैसेज ऑफ लाइट रिजल्टिंग इन वाइब्रेंट एंड क्लियर इमेजेस। तो इस तरीके का आपको देखने के लिए मिलेगा कि एक किस तरीके से इसका यूज़ होता है। साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए, पोलराइज लाइट जो है ये वैल्यूएबल टूल बन जाती है जब स्टडी करना हो मैग्नेटिक फील्ड्स की, जब बात की जा रही हो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट जैसे स्टार, गैलेक्सी, नेब्यूला। पोलराइज्ड लाइट पैटर्न एक बहुत इंफॉर्मेशन क्रूशल इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करती है, ताकि जो ओरिएंटेशन है मैग्नेटिक फील्ड का, इनके बारे में जानकारी ली जा सके। ओके, ताकि एनवायरनमेंट हमारा किस तरीके से है स्टार्स के आसपास का, उसकी स्टडी की जाए, और साथ ही जितनी भी हमारे डस्ट क्लाउड हैं, डिस्क है या दूसरे मटेरियल्स हैं जो कि स्टार्स के आसपास हमें देखने के लिए मिलते हैं, इनके बारे में भी डिटेल अध्ययन करने के लिए पोलराइजेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। चलिए, moving on to the next article of the day, and we'll be talking about
रीइग्नाइटिंग द फ्लेम ऑफ इंडिया कोरिया डिफेंस कोऑपरेशन। देखिए, एक रिसेंट विजिट हुई है जनरल मनोज पांडे की, जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंडिया के। आप याद रखेंगे, छोटी छोटी चीज़ ऐसे ही हमें रिवाइज होती हैं कि हम बात कर रहे हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मिस जनरल मनोज पांडे के बारे में। यहाँ पर इन्होंने एक विजिट करी है टू द रिपब्लिक ऑफ कोरिया इन नवंबर 2023, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडिया कोरिया के डिफेंस रिलेशनशिप को लेकर। जब बात होती है कि भाई हमारे डिफेंस की तरफ से यहाँ पर कोई विजिट करता है, तो कहीं ना कहीं हमारे डिप्लोमेटिक टाइज एज वेल एज जो बहुत सारे चैलेंजेस हैं उनको हम यहाँ पर फेस करते हैं। चैलेंजेस की बात करें कि एक डिफेंस फ्रेमवर्क को तैयार करने में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो देखिए, बहुत हाई लेवल इंगेजमेंट यहाँ पर हमें देखने मिले हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हमें देखने मिले हैं। ऐसे में एक रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अभी यहाँ पर मिसिंग है। क्या गाइडलाइंस होंगी, क्या बायलैटरल कोऑपरेशन हमारे पास होना चाहिए, क्या अलाइंड पॉलिसीज़ होंगी, और किस तरीके से जो सस्टेनेबल रीजनल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए क्या हमको करना आवश्यक है, उसके बारे में भी डिसीजन लेना ज़रूरी है। दूसरा, अगर हम बात करें कोरियन परसेप्शन को भी हमें समझना होगा। देखिए, एक सिग्निफिकेंट हर्डल है विच लाइज इन द कोरियन गवर्नमेंट विच इज रेजिस्टेंस टू रीअसेस इंडियाज रोल इन द रीजन। इट इज क्रूशियल फॉर कोरिया टू रिकॉग्नाइज इंडिया नॉट सोनली एज अ कंज्यूमर ऑफ डिफेंस प्रोडक्ट बट ऑल्सो एज अ रीजनल पावर कैपेबल ऑफ सब्सटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर मेंटेनिंग द पीस स्टेबिलिटी इन टू द इंडो पैसिफिक रीजन। देन ओनली वी कैन हैव अ मीनिंगफुल एंगेजमेंट। ऐसे में अगर हम बात करें कुछ नॉर्थ कोरिया, चाइना, रशिया को लेकर कुछ चैलेंजेस हैं जिसके कारण इंडिया यहाँ पर सफ़र कर जाता है। वहीं अगर हम बात करें कि और किस तरीके के चैलेंजेस हम फेस कर सकते हैं, तो देखिए, एक बहुत बड़ा हमें फोकस लाना होगा ऑन दी वेपन एक्विजिशन वर्सेस बॉर्डर स्ट्रैटेजिक कंसीडरेशन। इंडियन गवर्नमेंट एम्फसाइज करती है वेपन एक्विजिशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फ्रॉम कोरिया which plays very pivotal, which has sometimes overshadowed broader strategic consideration. Similarly, अगर हम कोरिया डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट की बात करें, तो they are the profit driven focus on weapon sales to India, devoid of strategic consideration. They may prove short sighted, फास्ट चेंजिंग जियोपॉलिटिकल डायनेमिक्स। तो ऐसे में जो बैलेंसिंग लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक गोल है उसको ध्यान में रखते हुए एक किसी सॉल्यूशन पर आना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें, इंडिया और साउथ कोरिया दोनों स्ट्रैटेजिकली पोजीशन अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डिफेंस सिस्टम की बात करें तो दोनों कंट्रीज़ का डिफेंस सिस्टम बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। ऐसे में टेक्नोलॉजी शेयर करना अपने आप में एक बहुत बेनिफिशियल हमें साबित होता है, क्योंकि जब हम बात करेंगे इनोवेशन की, सेल्फ रिलायंस की, तो दोनों कंट्रीज आज की डेट में इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट को लेकर काम कर रही हैं। चलिए बात करें अगर हम इंडिया को साउथ कोरिया रिलेशनशिप के बारे में, तो एक डीप हिस्टोरिक टाइज हमें देखने मिल जाते हैं बिटवीन इंडिया एंड द रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जो कि 48 AD से लेकर यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट है 13th सेंचुरी का कोरिया का टेक्स्ट विच नेम इज द सैंगमुक यूसा। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर इसके बारे में जिक्र किया गया है। ये बात कर रहा है इसके अंदर एक टेल मिलेगी प्रिंसेस सुरिटानी ऑफ अयोध्या, लेटर नोन एज क्वीन हाओ हांगवो ओक, हु वेडेड किंग Kim Suru, the ancient Gaya confederacy in the Korea. Although these early connections were profound, formal diplomatic relations were officially established in 1973 only, जो कि यहाँ से इंडिया और कोरिया के बीच में, साउथ कोरिया के बीच में एक बायलैटरल रिलेशनशिप का माइलस्टोन हमें देखने के लिए मिलेगा। 50वीं एनिवर्सरी यहाँ पर सेलिब्रेट की गई थी डिप्लोमेटिक रिलेशन की 2023 में, जो कि अपने आप में रिफ्लेक्ट करती है एक वाइब्रेंसी, एक एंड्योरेंस ऑफ बोथ द कंट्रीज़। पिछले 5 दशकों की अगर हम बात करें तो हम एक बहुत सारे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल अलग अलग चेंजेस को यहाँ पर लेकर आए हैं और स्ट्रैटेजिक रिलेशन हमारे लगातार बढ़ते हुए हमें देखने के लिए मिले हैं। दोनों कंट्री ने 2004 में डिसाइड किया कि हम लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव पार्टनरशिप फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए यहाँ पर काम करेंगे। 2010 की बात करें सो यहाँ पर एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स को अपग्रेड करने के बारे में बात की गई। वहीं अगर हम देखें दोनों कंट्रीज़ को, तो दोनों कंट्री कहीं ना कहीं
इंडो पैसिफिक को लेकर थोड़ी सी चिंतित हैं, और ऐसे में दोनों एक लार्जेस्ट पॉपुलेशन का काम करती हैं, शेयर्ड वैल्यूज़ हमें देखने मिल जाती है, एडवांस स्पेस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए दोनों कंट्रीज इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजीज के लिए यहाँ पर काम करती हैं। आगे अगर हम बात करें इंडिया और रिपब्लिक ऑफ कोरिया की, तो इन्होंने सब्सटेंशियली अपनी आर्मी को यहाँ पर स्ट्रेंथनिंग किया है। एनुअल डिफेंस मिनिस्ट्रियल डायलॉग यहाँ पर कंडक्ट किए गए थे 2015 में। 2+2 डायलॉग्स को यहाँ पर कंडक्ट किया गया था 2014 में। इसी के अलावा दोनों कंट्रीज़ यहाँ पर लगातार कोस्ट गार्ड शोकाज करती हैं। दोनों कंट्रीज़ यहाँ पर इंडो पैसिफिक में मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर काम कर रही हैं। दूसरा अगर हम बात करें इकोनॉमिक टाइज या कनेक्शन को लेकर, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यहाँ पर साइन किया गया था 2009 में, जिसके बाद से दोनों कंट्रीज़ का जो ट्रेड है, कॉमर्स है, वो यहाँ पर फ्लरिश होता हुआ हमें नज़र आया। आज की डेट में अगर हम बात करें, सिंस दीज डायनेमिक्स दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि कोरियन मेजर्स जैसे सैमसंग, एलजी, ह्यूंडई, किया, दे हैव इन्वेस्टेड ओवर $5 बिलियन इन इंडिया, विच इज़ क्वाइट क्रूशियल, क्योंकि इंडिया अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट क्रिएट कर देता है इन सारी चीज़ों को लेकर। कंसर्न कहाँ पर है? देखिए, बोथ इंडिया एंड साउथ कोरिया आर concerned about the China's rise, especially when China has become very assertive nowadays. दोनों कहीं ना कहीं चिंतित हैं चाइनीज़ इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर को लेकर, जो कि इंडिया में यहाँ पर स्पेशली अगर हम बात करें इंडिया में बढ़ता जा रहा है। कुछ बेसिक प्रॉब्लम है जो कि इंडिया और साउथ कोरिया को यहाँ पर टैकल करना ज़रूरी है। दोनों को एक ट्रस्ट डेवलप करना होगा व्हेन इट कम्स टू बिजनेस विद इंडिया एंड बिजनेस ऑफ द साउथ कोरिया। वही अगर हम बात करें, सो इंडिया हैज़ ऑल्सो बीन कंप्लेनिंग अबाउट $50 बिलियन ट्रेड डेफिसिट विद दी कोरिया, जिसको कहीं ना कहीं यहाँ पर कम करने की या स्टेबल करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो जाती है, बिकॉज चाइना इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आप देखेंगे दोनों कंट्रीज़ के लिए यहाँ पर एक इमर्जिंग टेंशन के रूप में चाइना आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज़ के लिए एक ऐसा मौका भी प्रोवाइड करता है कि दोनों कंट्रीज़ यहाँ पर साथ में आए और इन चैलेंजेस को यहाँ पर दूर करने के बारे में काम करें, क्योंकि इंडिया और साउथ कोरिया वो कंट्रीज हैं जिन्होंने 2011 में सिविल न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया था, 2012 में न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट वीज़ा स्पेसिफिकेशन एग्रीमेंट साइन किया था, 2014 की बात करें तो साइंस, टेक्नोलॉजी, आईटी कल्चर को यहाँ पर बढ़ाने के लिए जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज़ किए गए थे, 2018 में बायलैटरल रिलेशंस को अपग्रेड किया गया था। बट इसके बाद भी अगर आप देखेंगे सो कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज़ यहाँ पर फेस कर रही हैं अलग अलग चैलेंजेस, स्पेशली अगर हम बात करें चाइना की यूक्रेन वॉर को लेकर एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो जाना, नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर रिसर्जेंस हो जाना और उसके जो चाइना के साइड टाइज हैं उनका लगातार बढ़ते जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। बड़ा प्यारा सा आर्टिकल हमारे पास है 1991 का क्राइसिस, और बात की जा रही है आरबीआई गवर्नर के रोल को लेकर। एस वेंकट रमन्ना, एक एस्टीम्ड आईएएस ऑफिसर एंड फॉर्मर गवर्नर ऑफ आरबीआई इंडिया, रिसेंटली आपका देहांत यहाँ पर हो गया है। इनके टेन्योर की बात करें 1990 से लेकर दिसंबर 1992 तक, जो कि इंडिया के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड रहा है। आप यहाँ पर आरबीआई के गवर्नर के रूप में थे। इसी फिस्कल ईयर में अगर हम बात करें तो जो हमारा डेफिसिट था वो 3% हो चुका था ऑफ द जीडीपी, जो कि अपने हाईएस्ट लेवल पे था 2 दशकों में। दूसरी अगर हम बात करें, इंडिया क्राइसिस से फेस कर रहा था, रेमिटेंस ना के बराबर बचे हुए थे, ऑयल प्राइसेस यहाँ पर लगातार बढ़ चुके थे सद्दाम हुसैन इन्वेशन की वजह से, और इंडिया अपने आप में सफ़र कर रहा था विद द डेफिसिट। ऐसे में हमें बात करनी होगी आरबीआई के रोल की कि इन्होंने यहाँ पर क्या किया था और क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले हुए थे। देखिए, ड्यूरिंग दिस क्रूशियल पीरियड आरबीआई हमारे वेंकट रमन्ना जी की लीडरशिप में था, जिसने क्राइसिस मैनेजमेंट को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अप्रैल 1991 की बात करें तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर $200 मिलियन को रेज किया फ्रॉम द यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड थ्रू अ सेल विद अ रीपर्चेज ऑप्शन ऑल्दो ऑफ 20 टन ऑफ गोल्ड कॉन्फिस्केटेड फ्रॉम दी स्मगलर। तो इंडिया ने कहीं ना कहीं देखिए बैलेंस को मेंटेन करने के लिए एक चीज़ करी। फिर अगेन अगर हम बात करें अप्रैल के बाद जुलाई में, तो इंडिया ने 47 टन का जो गोल्ड है टू द बैंक ऑफ इंग्लैंड यहाँ पर उसको यहाँ पर शिप किया। अगेन दोनों बार कंडीशन रखी जाती है कि भाई हमारे पास रिपर्चेज का ऑप्शन रहेगा। फिर से यहाँ पर इंडिया ने कलेक्ट किए $405.0 मिलियन ताकि इस क्राइसिस से निपटा जा सके।
इन सारी कंडीशन को देखते हुए अगर हम बात करें, सो गोल्ड एक मेजर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था जब डिफ़ॉल्ट कंडीशन में आने की बात की जाएगी। ऐसे में एक इंडिया का प्रेस्टिजियस और रेपुटेशन को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर अलग अलग इंटरनेशनल काउंटर पार्ट से बात करना और इंडिया के लिए इन सारी चीज़ों को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था आरबीआई गवर्नर। Given that period of time, India का import was around 80% of its oil. That means its maneuver proved crucial in maintaining access to the global loan market to finance imports. Even future exports earning fell very short. Economic reforms को यहाँ पर लेकर आया गया, स्ट्रैटेजीज यहाँ पर ली गई। अगर आप देखेंगे इंडिया में जो ये क्राइसिस थे ये लगातार बढ़ते जा रहे थे, फोल्ड 4 इंक्रीज हो गया, बल्कि अक्टूबर से लेके अप्रैल के बीच में अगर हम यहाँ पर बात करें, सप्लीमेंट्री रोल्स यहाँ पर लाने थे, डेफिसिट यहाँ पर बढ़ चुका था, 3% तक पहुँच जाएगा, विच ड्रॉप्ड टू मियर 0.3% इन 1991 टू 93। ऐसे में वेंकट रमन्ना की लीडरशिप में अगर हम देखें, सो बैलेंस ऑफ पेमेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब बात की जाती है कि जब हमारा इम्पोर्ट ज़्यादा बढ़ जाता है और हमारा एक्सपोर्ट ना के बराबर कम हो जाता है, ऐसे में हमें क्या करना होगा। ये वही टाइम पीरियड है जब हम बात कर रहे हैं इंडिया एक अलग दूसरे हर्षद मेहता स्कैम को भी फेस कर रहा था 1992 में। सो इन सारी चीज़ों को मेंटेन करना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल था जिसको प्ले किया गया था बाय दी गवर्नर ऑफ इंडिया दैट टाइम। ओके, तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको पता होना चाहिए था। अगर हम बात करें बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के बारे में, तो मैंने आपको बताया एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर कंट्री डिफ़िकल्टी फेस करती है अपने इक्विलिब्रियम को लेकर। कैसा इक्विलिब्रियम? देखिए, जहाँ पर आपका एक्सपोर्ट कम से कम हो और इम्पोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो, ऐसे में कंट्री जिस चीज़ से सफ़र करती है इसको ही बोला जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। ऐसे में करेंसी डिवॉल्यूशन लेना, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन करना, फाइनेंशियल असिस्टेंस IMF वगैरह से लेना ही एक लौता उपाय बचता है। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे एंड वील बी टॉकिंग अबाउट द व्हाई डिड FIU इंडिया एक्ट अगेंस्ट वर्चुअल एसेट्स प्रोवाइडर। देखिए, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया जिसके बारे में हमने रिसेंटली डिस्कस किया था, इन्होंने एक्शन लिया है अगेंस्ट द 9 ऑफशोर वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विसेज प्रोवाइडर्स, जिसके अंदर आपको बिनेंसी, क्यूसियन, यूबियो, बिफिनेक्स, MEXC ग्लोबल देखने के लिए मिल जाएंगे। माना जा रहा है कि इनको ये जो नोटिस जारी किया गया है ये PMLA विच इज़ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंदर दिया गया है, विच इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट। ओके, चलिए, जिन भी बच्चों को नहीं पता है कि VDASP यानी वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर कौन होते हैं, तो ये ऐसी एंटिटीज होती हैं जो कि सर्विस प्रोवाइड करती हैं रिलेटेड टू वर्चुअल डिजिटल एसेट्स और क्रिप्टो करेंसीज। यहाँ पर बहुत सारी सर्विसेज को इंक्लूड किया जाता है, जैसे ट्रेडिंग, एक्सचेंजिंग प्लेटफॉर्म, एडवाइजरी सर्विस, ब्रोकर डीलिंग सर्विसेज, ट्रांसफर एंड सेटलमेंट ऑफ सर्विसेज या दूसरी रिलेटेड जो फाइनेंशियल ऑपरेशन सर्विसेज होती हैं इन दी वर्चुअल स्पेस, इन सभी को यहाँ पर कंडक्ट कराया जाता है। चूँकि हम इसके पहले भी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया के बारे में पढ़ चुके हैं, सो आई एम नॉट गोना रिपीट दैट सेक्शन अगेन हेयर। ओके, बात करते हैं आज के लास्ट आर्टिकल के बारे में विच इज़ क्वाइट शॉर्ट, छोटा सा एक है, इंडिया पाकिस्तान एक्सचेंज लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी एक ट्रेडिशन स्पैनिंग ओवर दी 3 डिकेड्स बाय एक्सचेंजिंग लिस्ट ऑफ देयर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन। जनवरी 1 को दोनों कंट्रीज ने यहाँ पर एक्सचेंज करी है अपनी अपनी लिस्ट अपने बायलैटरल एग्रीमेंट के तहत, ताकि दोनों कंट्रीज़ को यहाँ पर जो उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है इसके बारे में जानकारी मिल सके। ये जो एग्रीमेंट है इसको साइन किया गया था December 31, 1988 को, ताकि यहाँ पर, और ये 27 जनवरी 1991 से हालांकि यहाँ पर लागू किया गया था, ताकि दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो टेंशन है कि न्यूक्लियर अटैक हो सकता है, किस तरह की कंडीशन है, इनको यहाँ पर अवॉइड किया जा सके और फ्यूचर में होने वाली किसी भी प्रॉब्लम से निपटा जा सके। चलिए, सिर्फ इतनी सी चीज़ थी, आपको पता होना चाहिए, न्यूज़ में है इसीलिए आपके लिए जानना आवश्यक है। बात करते हैं मेंस के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। सो हियर आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वन इज रिलेटेड विद द आधार लिंक्ड पेमेंट मनरेगा, अनदर वन इज रिलेटेड विद द इंडो कोरियन रिलेशनशिप। वॉट ऑल यू हैव टू डू, आपको अपना आंसर लिखना है, जस्ट क्लिक द फोटोग्राफ एंड अपलोड इट ऑन द गिवन लिंक बिलो विच इज therousacademy.in. So thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback, also press the subscribe button to never miss any updates. Thank you and see you tomorrow.